तो साथियों, अब हम अगला सेट को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि संबंधित है जीके जीएस और करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता से। तो आज आपका पहला क्वेश्चन, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से श्री रत्न घोषित किया गया था? तो कौन थी? अम्रपाली। अम्रपाली अम्रपाली लिच्छवी गणराज की नृत्यगना थी। अम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था। अम्रपाली नाम से भारत में आम एक उत्तम किस्म है। अम्रपाली नाम का एक क्या होता है? भारत में आम होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होता है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम। अब बुद्ध की मौसी शाहबी माता का नाम प्रजापति गौतमी है। अम्रपाली की सुंदरता से प्रभावित होकर लिच्छवी सभा के सदस्यों ने उसे सर्वसम्मति से श्री रत्न घोषित किया। अम्रपाली महात्मा बुद्ध के प्रभाव से उनकी शिष्य हुई तथा बौद्ध संघ को प्रभुत्व दान दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो किस नगर की स्थापना की थे? नागलपुर। नागलपुर। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हम दे रहे हैं। यह तुलु वंश के, किस वंश से? तुलु वंश का सबसे महान शासक था। तुजुक ए बाबरी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। किसे? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनके समय पुर्तगाली यात्री डिमोंगो पायस डुआर्टे बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की, ठीक है। इन्होंने विट्ठल स्वामी एवं हजारा नामक मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? कृष्णदेव राय ने। किस मंदिर का? विट्ठल स्वामी एवं हजारा नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? तो संधि कौन सी? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। देखिए पुरंदर की संधि जो थी, पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 के आधार पर सूरत की संधि 1575 को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन सालसेट और भड़ोच का राजस्व अंग्रेजों को प्राप्त होता रहा। और 1776 में पुरंदर की संधि मराठा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने राघोवा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। और पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुई थी। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को फिर से आप सुनिए कि संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त होता। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। जय सिंह द्वितीय को समाई की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह द्वितीय को समाई की उपाधि कौन दिया था? आपसे ये पूछा था। कौन दिया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी। सवाई राजा जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में राजस्थान के आमेर में हुआ था। और जयसिंह ने 1727 ईस्वी में आमेर से दक्षिण में सुव्यवस्थित शिल्प शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर जयपुर नामक नगर का निर्माण किया। इन्होंने काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जोधपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया। कौन? जयसिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो कौन था? लॉर्ड एलन वरो। लॉर्ड एलन वरो। लॉर्ड एलन वरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आपको दिया है सूची फर्स्ट सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयुक्त सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे आपसे बोला है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, पेरिस संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। तो कौन सी घटना किससे क्या संबंधित है आपको ये बताना है। देखिए हम बता रहे हैं आपको। तो होगा जो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये था एक्सला सफेद संधि से। कौन सा? एक्सला सफेद संधि। आपका ये ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 हम देखेंगे कहाँ मिलेगा? सी में। चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से के अंत से। तो पहला बी का पहला पेरिस के संधि से अंत से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी
की संधि से अंत्य, कहाँ है पंडिचेरी? पंडिचेरी के सामने ही है, तो पंडिचेरी की संधि से अंत्य। और प्रथम मैसूर युद्ध आपका क्या हो जाएगा? मद्रास की संधि से अंत्य। इस प्रकार से आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1930 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी है। भारतीय परिषद एक्ट को लेकर दो विचारधारा कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गई है, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी आदि प्रमुख थे, और परिवर्तनवादी में मोतीलाल नेहरू, सी आर दास आदि प्रमुख थे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा फरवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का उद्देश्य सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को क्या करना? उजागर करना। क्या करना? उनकी वास्तविकता को बताना। और स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण असफलता 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर बनाना था। चलिए, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। महासचिव सी आर दास थे। इस पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया था, यानी कांग्रेस से हटकर इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी, जो कि 1925 में बनी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कैमुनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? कैमुनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हो गया? तो पूना पैक्ट से। किससे? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 के आधार पर कैमुनल अवार्ड को समाप्त कर दिया गया। यह समझौता महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ। मैकडोनाल्ड अवार्ड के माध्यम से सांप्रदायिक अधिनिर्णय प्रभाव में आया। कैमुनल अवार्ड के तहत हरिजन को भी हिंदू से अलग मानते हुए उसके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कैमुनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी ने पूना के हृदय जेल में भूख हड़ताल की थी। इस समझौते के द्वारा हरिजन को अलग निर्वाचन की जगह सीटों का आरक्षण प्राप्त हो गया। चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। किस अध्यक्षता की? जिस अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, कौन सा विभाजन? प्रथम विभाजन। देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ये कहाँ अधिवेशन हुआ? तो सूरत में हुआ था। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में के रूप में बढ़ गया। कब बढ़ गया? 1907 में बढ़ गया। ठीक है, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता? रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। और 1906 में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की। यानी स्वराज की मांग कब किया गया था? 1906 में किया गया। इस प्रकार आपको उत्तर 1907 बिल्कुल सही होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन करके निम्नलिखित स्तंभों को सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो एक साइड में हवाई अड्डा दिया है, एक जगह दिया है आपका अवस्थित किया। ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मीनामबक्कम क्या कोलकाता में, सांता क्रूज दिल्ली में, उसके आपका सी वाला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, और दमदम मुंबई, और राजा सांसी अमृतसर। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, तो क्या आपका उत्तर होना चाहिए? देखिए, आपको होगा क्या? जो आपका मीनामबक्कम है ये पड़ेगा चेन्नई में। कहाँ पड़ेगा? चेन्नई में। ठीक है, यानी कि आपको देखना ये है, तो ए का तीसरा कौन होना चाहिए? तो ए का तीसरा आपका सिम दिखा रहा है। फिर आपका सांता क्रूज ये पड़ेगा मुंबई में। कहाँ पड़ेगा? मुंबई में, जहाँ ये मुंबई आपको दिया है। फिर उसके बाद आपका पड़ेगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये पड़ता है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। और उसके बाद दमदम ये पड़ेगा कोलकाता में, और राजा सांसी ये पड़ेगा अमृतसर में। इस प्रकार से आपका उत्तर बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा, मैं आपको सही से उत्तर बता दिया हूँ। चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी है? तो मीथेन गैस क्या होती है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं, भारत, ईरान, मैक्सिको, मिस्र। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ईरान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा।
उत्तरी गोलार्ध का 23.5 अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा मैक्सिको, चीन, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड आदि देशों से गुजरती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील टीटीकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील। तो देखिए हम आपको उत्तर बता रहे हैं। इसमें पूछा क्या है आपसे, कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपका ए नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला प्रपात नहीं है। तो बता दे रहे हैं आपको, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है, एंजिल। और वेनेजुएला स्थित एंजिल, यानी कहाँ पड़ेगा, वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला स्थित एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है। आप लोग समझ गए। तो देखिए जबकि टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित, ये टुगेला कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। समझ गए। टुगेला जलप्रपात कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला की कैरोना नदी पर अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा, बाकी आपका सब सही है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे की झील सुपीरियर झील होगी। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील टीटीकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात। और टुगेला कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस देश के समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, तो किस देश की है, कनाडा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है। तो देखिए M3 में आपका डाक खानों के बचत खाते में जमा जो राशि होती है वो नहीं आता है। M3 में वो नहीं आता है। डाक खानों के बचत खाते में जमा M3 में नहीं आता है। भारतीय मुद्रा मापन निम्न श्रेणी में किया गया है, M1, M2, M3, M4, यानी कि 4 प्रकार से भारत में मुद्रा को मापने के तरीके होते हैं। M1 में चलन में नगद प्लस बैंकों की निवल मांग जमाएं प्लस RBI के पास अन्य जमाएं, इसे हम M1 कहते हैं। M2 को क्या बोलते हैं, M2 माइनस M1 प्लस डाक खाने में जमाएं, ठीक है। और M3 में आपको क्या होगा, M3 माइनस M1 प्लस बैंक में संविधिक जमाएं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, M3 में नहीं आता है, डाक खानों के बचत खाते में जमा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक, कोऑपरेशन बैंक। तो किस बैंक का है, UCO बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक। अब भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना बिल्कुल गलत है, 1966 नहीं। वार्षिक योजना 1951 से 56, चतुर्थ पंचवर्षीय 1978 से 79, रोलिंग प्लान 1969 से 74। तो आपको बताना क्या, यानी को अच्छा ये आपको मैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये हुआ था 1951 से लेकर 56। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से हम 56 बोल रहे हैं तो कहाँ है, यानी कि कहने मतलब ये है कि 1 का 2 कौन सा, 1 2 अगर आप देखेंगे तो ABCD में यानी कि इस प्रकार से आप क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। अब चलते हैं हमें किधर, वार्षिक योजना की ओर। वार्षिक योजना आपका था 66 से लेकर 69, तो कहाँ है, पहले में है। वार्षिक योजना 66 से लेकर 69 तक है। तो आप देखेंगे बी का पहला कौन है, तो बी के पहले में आपका सिम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है 69 से लेकर 74 के बीच में, तो कौन सा पड़ेगा, ये C का 4। और रूलिंग प्लान हो जाएगा 78 से 89 तक, ठीक। इस प्रकार से आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र किसके लिए मतलब कि देश के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उड़ीसा,
संयुक्त उड़ीसा के लिए, कि तमिलनाडु के लिए, कि आंध्र प्रदेश के लिए, कि केरल के लिए? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है उड़ीसा राज्य, क्योंकि आपको ये पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में ही पड़ता है। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और कौन सी परियोजना? भारी जल परियोजना, तालचर तथा पारादीप। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय कृषि का सहचर कौन है? मौसम, जलवायु, जंगल, भूमि। तो कौन है भारतीय कृषि का सहचर? जंगल। क्या है? जंगल होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही हो गया था, इसलिए जो भारतीय कृषि का सहचर होता है वो कौन होगा? जंगल होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 24, अनुच्छेद 24 आपका बिल्कुल सही होगा। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, परंतु अब इसमें केवल कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 ही बचे हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, स्वीकार किया गया? पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया। भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये किया गया। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? तो सीमा क्या है? अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। अधिकतम 1000 रुपया जुर्माना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ग्राम कचहरी के प्रथम सरपंच होते हैं। अब पंचायती राज की मूल इकाई ग्राम सभा ही होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, कि संसद को, निर्वाचन आयोग को? इनमें से किसी को नहीं। तो किसको है? यह है संसद को। किसको है? संसद को। संसद को नया राज्य बनाने और उसकी सीमा में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 3 राज्यों के निर्माण और उनके नाम या सीमा में परिवर्तन को उल्लेख करता है। संसद साधारण बहुमत से कोई भी परिवर्तन कर सकता है और राज्यों के नाम, सीमा या अलग राज्य के निर्माण से संबंधित संकल्प पारित होना चाहिए या ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल में लाना होगा। संसद को इस मामले में अधिक शक्ति प्रदान करने का कारण विशेष है, क्योंकि केंद्र कमजोर होने पर राज्य अलग होने का प्रयास भी कर सकता है, जबकि भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा कि बेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तदाब बढ़ाना। क्या करना? रक्तदाब बढ़ाना, धमनिकाओं को सिकुड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, जो कि बेसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य है। क्या क्या कार्य है? रक्तदाब बढ़ाना, धमनिकाओं का सिकुड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि ये सब साइंस से संबंधित हैं। आपके यूपीपीएड में 5 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में इस्माइल जी का मान अचर नहीं रहता है। कह रहे पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर इस्माइल जी का मान अचर नहीं रहता है। तो देखिए, तो कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है। अब पृथ्वी की ध्रुव पर व्यास अधिक है और ध्रुव पर इस्माइल जी का मान न्यूनतम होता है। अब विषुवत रेखा फूली हुई होने से वहाँ पर इस्माइल जी का मान महत्तम हो जाता है। तो लेकिन क्वेश्चन को समझिए, आप क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है। क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी हुई है। अब विषुवत रेखा पर क्या है? फूली हुई है। इसी कारण इस्माइल जी का मान क्या रहता है? हर जगह क्या रहता है? अचर रहता है, मतलब समान रूप से नहीं रहता है। ठीक, चलिए कई तो इसके बारे में कुछ आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, ध्रुव पर इस्माइल जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी कि इस्माइल जी का मान सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ध्रुव पाया जाता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर इस्माइल जी का मान सबसे न्यूनतम होता है। हमने बता भी दिया क्यों होता है न्यूनतम, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। ध्रुवों पर क्या है? यानी कि जो पोलर है, उत्तरी पोल और दक्षिण पोल है, वहाँ पर क्या है? चपटी है। और जो विषुवत रेखा है वहाँ पर क्या है? पृथ्वी फूली हुई है। ठीक है, और इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर इस्माइल जी का मान क्या हो जाता है? शून्य, यानी शून्य हो जाता है। आपसे पूछ सकता है इस्माइल जी का मान शून्य कहाँ हो जाता है? पृथ्वी के केंद्र पर। और इस्माइल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? ध्रुव पर। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर। और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलने पर इस्माइल जी का मान क्या होता है? घटता है। सही बात है। क्या ध्रुव से किधर के चलने की ओर? रेखा की, विषुवत रेखा की ओर चलेंगे, क्योंकि विषुवत रेखा सबसे न्यूनतम क्या पाया जाता है? इस्माइल जी को मान पाया जाता है। तो हम अधिकतम से न्यूनतम की ओर आ रहे हैं। ठीक है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इस्माइल जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। मानी बात, हम न्यूनतम से किधर जा रहे हैं?
यानी कि यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे थे। अब ध्रुव सबसे अधिकतम पाया जाता है, इसलिए हम जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो इस्माइल जी का मान बढ़ेगा, और जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो इस्माइल जी का मान घटेगा, और इस्माइल जी का मान शून्य कहाँ पर हो जाता है? पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए, यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए, पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? वो 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। यदि किसी पिंड के संवेग के तिगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगी। बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पार्थेनोकार्पी, कॉर्पी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उदाहरण बता दे रहे हैं, जैसे केला, अनानास है, ये किसके एग्जाम्पल है? बिना निषेचन से बने फल, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि त्रिपुरा का राजकीय फल अनानास भी है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आपको हम बता दे रहे हैं कि किस राज्य का अनानास है, क्या है, राजकीय फल है, तो किस राज्य का है? त्रिपुरा का है, ठीक है ना। और असत फल के उदाहरण बता दे रहे हैं, नाशपाती, सेब, कटहल इत्यादि। ठीक, आप समझ गए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछें, ये बताइए लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है बताइए कमेंट करके। चलिए, और ये भी बता दीजिए नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? ये इनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको पता चल गया बिना निषेचन से बना फल क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी कहलाता है। एग्जाम्पल केला और अनानास। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा से समूह से तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? तो कौन से करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। ऑप्शन बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्या है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 136वां। कौन सा है? 136वां विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार। किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न के निधन हो गए? वो थे ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्मा और बहन नमक योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने किया है? सिक्किम राज्य ने। चलिए, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनने वाली किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा लॉन्च किया है? तो कौन सा है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए आप। देश की पहली पेपरलेस, कौन सी पेपरलेस विधानसभा, यानी विधानसभा बन गई है, बनने हेतु किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेबर लॉन्च किया है? तो कौन सा? नागालैंड। ठीक, चलिए देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022-20 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो कौन सी राजधानी है? वो राजधानी है नई दिल्ली। अपने भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संदर्भित करता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? तो ये किसे संदर्भित करता है? ये करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे यानी कि संबंधित है? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण से संबंधित है। कौन? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो किसने किया है? ये किया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCCSC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? विजय शांपला को। विजय शांपला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है? कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये पड़ेगा राजस्थान पे। कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा है कि ऐसे निम्नलिखित खेल में
किसके साथ जुड़ा शब्द है एशेज? ये तो है क्रिकेट से, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये सीरीज होती एशेज नाम की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कढ़ाई के एक परंपरागत कला है? चिकनकारी की बात कर रहा है, तो कौन सा है? अपनी राजधानी लखनऊ। कौन सी? लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है आपका, आप प्रवासी भारतीय दिवस से पीबीडी से क्या समझते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस से आप क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार, क्योंकि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तब कब किया गया? 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में शुरू की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में सोरी जे से रिक्स बैंक पुरस्कार को अर्थशास्त्र में नोबेल के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। और भारत में प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल अमर्त्य सेन को 1998 में प्रदान किया गया। और अभिजीत बनर्जी भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रोमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? तो बंदी जीवन लेखक पुस्तक कौन थे? सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल हैं। और सचिंद्र सन्याल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। दीनबंधु एक बांग्ला नाटककार थे। नील दर्पण इनकी प्रमुख कृति थी। नील दर्पण किनकी है? दीनबंधु की है। किनकी है? दीनबंधु की। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय क्रांतिकारी तथा कवि थे। आप इस पॉइंट को नोट करिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी तथा कवि भी थे, जिन्हें 1927 में फांसी दे दी गई। और कहाँ पर? गोरखपुर में दी गई। किनको? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में। ठीक है, 4 लोग तो काकोरी कांड में जो फंसे थे उसी में 4 लोगों को फांसी हुई थी। उनमें से एक राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। जिंदगी का राज राम प्रसाद बिस्मिल की प्रमुख रचना है। जिंदगी का राज किनकी रचना है? राम प्रसाद बिस्मिल की। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 25 दिसंबर को है? तो किनका है? ये है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अनुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए तो आपका उत्तर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक ना। चलिए देखिए, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को माना जाता है किसके रूप में? सुशासन दिवस के रूप में। करे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? पीटर बेनिसंस लंदन में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सुमेलित करना है हम लोगों को। क्या करना है? सुमेलित करना है। डोला बनर्जी बैडमिंटन से, अर्पणा पोपट स्नूकर, अनुजा ठाकुर शतरंज और परिमर्जन नेगी तीरंदाजी। तो आपको बताना कौन किस खेल से संबंधित है। देखिए, तो डोला बनर्जी किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। अर्पणा पोपट संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अनुजा ठाकुर संबंधित है स्नूकर से। किससे संबंधित है? स्नूकर से। अब परिमर्जन नेगी किससे संबंधित हो जाएंगी? शतरंज से। तो देखिए देखते हैं हम ए का 4 आपका बी में भी है और डी में भी है। अभी नहीं क्लियर हुआ। चलिए बी का देखते हैं फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट में भी देखिए, दो बी में है भी, डी में भी है। चलिए देखिए, अनुजा ठाकुर को देखते हैं स्नूकर। क्या? स्नूकर। तो देखिए स्नूकर किस पे है? 2 पे। तो आपका बी के ही सामने 2 है, बाकी और कहीं नहीं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डोला बनर्जी तीरंदाजी, अर्पणा पोपट बैडमिंटन और अनुजा ठाकुर स्नूकर और परिमर्जन नेगी शतरंज से।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभयारण्य ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जा रहा है। सिंगापुर थाईलैंड व चाइना में क्रमशः पहला और दूसरा तीसरा नाइट सफारी है। ठीक, चलिए और कह रहे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है। पॉइंट बी नोटेड। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? कलकत्ता में। क्या नाम है? अलीपुर में। चिड़ियाघर कहाँ पर है? अलीपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हाथी मैराथन किस शहर में होता है? ये होता है त्रिचूर में। कहाँ पर होता है? हाथी मैराथन त्रिचूर शहर यानी केरल में होता है। कहाँ पर होता है? त्रिचूर कहाँ पड़ेगा? केरल में। मैराथन लंबी दूरी की एक दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर लगभग 26 मील और 385 गज है। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार से हमने आपका ये भी सेट कंप्लीट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि हमारे ये प्रयास आप लोगों को बच्चों अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे या कोई कमी हो तो आप हमको बताइए, जो भी दिक्कत हो और जो भी कमी हो जाए इसके लिए हम क्षमा आपसे मांगते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारी